आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, विच इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये आपकी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का ये पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। ओके, सो we use different things in our daily life made from metal. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals come from? तो हम जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, डिफरेंट थिंग्स का यूज़ करते हैं जो कि मेटल से बनी होती है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मिनरल ही होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि नेचर में अकर करता है, नेचुरली अकर करता है, वो होते हैं मिनरल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, सॉल्ट, ऑयल, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? मिनरल्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल्स का एग्जांपल लेके स्टार्ट किया कि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि मेटल्स से बनी है। ओके, देन यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो हम जानते हैं हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मिनरल्स एम्बेडेड हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड देन उन मिनरल्स में से बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिफाइन करने के बाद। प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। देन minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. तो minerals हमारी लाइव्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम अपनी लाइफ में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज जो भी चीज़ें बनी है हमारे सराउंडिंग में, चाहे वो एक छोटी से छोटी पिन हो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, कोई शिप हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनरल्स से ही बनी है। इसलिए मिनरल्स हमारे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। ठीक है, then the railway lines and the tarmac of the roads are implements and machinery too are made from minerals. जितनी भी चीज़ें जैसे कि रेलवे लाइंस हैं, जो हमारे रोड होते हैं, उनकी जो पेविंग है जिनको टैरमैक भी बोलते हैं, हमारी जो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें मिनरल से ही बनी है। ठीक है, Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth. तो ये सारी चीज़ें भी मिनरल्स की ही बनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया है। Even the food that we eat contains mineral. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. तो जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, है ना। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी साइंस में कि जो हम फूड खाते हैं उसमें भी अलग अलग मिनरल्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, एंड देन हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत ही पहले टाइम से, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से हम मिनरल्स का यूज करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए एंड रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स के लिए। सो इन सब चीज़ों के लिए हम मिनरल्स का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई मिनरल्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, देन आगे क्या लिखा है देखो, यहाँ पर टूथपेस्ट में भी मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर टूथपेस्ट के बारे में बताया है, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। तो जो ब्राइट स्माइल होती है वो टूथपेस्ट, जब हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तभी आती है। एंड जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ. Abrasive minerals like silica, limestone, aluminium oxide and various phosphate minerals do the cleaning. तो टूथपेस्ट में ये सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी टूथ की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। देन fluoride which is used to reduce cavities comes from a mineral fluoride. तो जो फ्लोराइड होता है वो हमारी कैविटीज को रिड्यूस करता है। एंड ये मिनरल कहाँ से आता है? ये जो है ये कहाँ से आता है? ये मिनरल फ्लोराइड से आता है। देन most toothpaste are made white with titanium oxide which comes from minerals called rutile, ilmenite and anastase. तो देखो जो हमारे टूथपेस्ट जो वाइट होते हैं ना, जो वाइट कलर के होते हैं, उसमें वो क्यों होता है? बिकॉज
बिकॉज ऑफ द टाइटेनियम ऑक्साइड। एंड ये जो है ये कौन से मिनरल्स में से आता है, रुटाइल, एलिमेनाइट एंड एनाटीज में से। देन द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम मीका, जो चमक, जो स्पार्कल आपको देखने को मिलती है टूथपेस्ट में, वो कहाँ से आती है, फ्रॉम मीका, ठीक है, ये भी एक मिनरल है। देन द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। एंड जो हमारी टूथब्रश होती है, जो हमारी वो टूथपेस्ट जिस ट्यूब के अंदर होती है, ये कैसे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। एंड प्लास्टिक आता है पेट्रोलियम से। तो ये सारी की सारी चीजें मिनरल से ही बनी हुई है। ओके, यहाँ पर टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेके बताया है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अगर विदाउट मिनरल्स, हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो मिनरल्स के बिना नहीं हो सकते। कैसे, ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो जो मिनरल हम लेते हैं ना वो सिर्फ 0.3% ही होता है एज कंपेयर टू द टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जितना हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसमें से सिर्फ 0.3% ही मिनरल्स होते हैं। मतलब जो हम मिनरल्स ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेसेस टू अकर इन आवर बॉडी, ठीक है। दे आर सो पोटेंट एंड सो इंपॉर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ। ये मिनरल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि इन 0.3% मिनरल्स के बिना हमारा जो 99.7 और दूसरा जो फूड हम खाते हैं उसको हम यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स हमारे लिए भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम मिनरल के बारे में। अब हम मिनरल के बारे में ऑफिशियली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि मिनरल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीज़ों में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम डायरेक्ट मिनरल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दैट व्हाट इज अ मिनरल। ओके, सो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो मिनरल को कैसे डिफाइन करते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो सेम तरह के होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली अकर करते हैं, उनको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ठीक है। एंड विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिफाइनेबल। देन मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। तो अब देखो जो मिनरल्स है ना वो हम वेरिड फॉर्म्स में पाए जाते हैं नेचर में। जैसे हम जानते हैं कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड जो टैल्क है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इट इज द सॉफ्टेस्ट। तो देखो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में पाए जा रहे हैं, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। वाई आर दे सो वेरिड, तो ये मिनरल्स इतने वेरिड क्यों होते हैं, इनका जो ये हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। सो वाई इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, वाई आर दे सो वेरिड, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, so you have already learnt about rocks. Rocks are combination of homogeneous substance called minerals. तो rocks के बारे में हम जानते हैं, rocks क्या होते हैं, rocks combination होते हैं minerals का, simple. Okay, some rocks for instance limestone consist of a single mineral only, but majority of the rocks consist of several minerals in varying proportions. देखो कुछ rocks जैसे कि limestone उनमें सिर्फ एक ही mineral पाया जाता है, लेकिन majority of the जो rocks होते हैं, ज़्यादातर जो rocks होते हैं उनमें कई minerals पाए जाते हैं अलग अलग proportion में, ठीक है। Then, although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. देखो 2000 से ज़्यादा minerals हम identify कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे minerals हैं जो कि abundantly मतलब ज़्यादा amount में पाए जाते हैं, ठीक है, in the rocks. Okay, a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. तो देखो एक particular mineral जो कि elements के एक certain combination से बना है वो depend करता है physical and chemical conditions पर, ठीक है। तो क्या physical and chemical conditions रही है उस पर depend करता है कि कैसा mineral बनेगा, कैसा material form होगा, ठीक है। This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses. तो इसीलिए physical and chemical conditions अलग होती हैं, इसीलिए जो minerals होते हैं ना उनके colors में wide range आ जाती है, अलग अलग वो colors के होते हैं, ठीक है। उनकी hardness में range आ जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि डायमंड कितना हार्ड है जबकि जो टैल्क है वो सॉफ्ट है। तो ये हार्डनेस में जो हमें रेंज वेरिएशन देखने को मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मिनरल हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है।
ऐसी क्रिस्टल फॉर्म, वो क्रिस्टल में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, लस्टर मतलब उसमें शाइन होगी या नहीं, उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये सारी चीजें, दिस रिजल्ट्स, ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। ये सब प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है मिनरल्स की। ओके, देन जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स, एंड जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मिनरल्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं कि मिनरल्स किन किन टाइप के होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो देखो मिनरल्स यहाँ पर 3 टाइप के हैं। मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं एंड एनर्जी मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स मतलब जो मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं, जैसे कि फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन होता है। ठीक है, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या है? ये फेरस मेटालिक मिनरल्स हैं। नॉन फेरस मिनरल्स वो जिनमें आयरन की क्वांटिटी नहीं होती, जैसे कि कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है। ठीक है, प्रीशियस मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं? जो काफी प्रीशियस होते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम एक्सेट्रा। इसीलिए इन मेटल्स को ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये हो गए प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स। देन दूसरा टाइप है नॉन मेटालिक मिनरल्स, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स जैसे कि मिका, साल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। एंड एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं, वो मिनरल्स जिनमें से एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एनर्जी मिनरल्स। ओके, तो ये 3 टाइप के मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑन मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स हैं वो किस किस तरीके से अकर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड। ये जो मिनरल्स हैं ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड? तो देखो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ये ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होते हैं? द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, मतलब जब मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है एंड वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होते हैं, देन उसको बोला जाता है ओर, एंड इन ओर में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। सिंपल। ठीक है, ओर क्या है? मिनरल्स का एक्यूमुलेशन, मतलब जब एक जगह पर ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होते हैं, इंप्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ओर। ओके, द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन sufficient concentration to make its extraction commercially viable। ठीक है, अब और में जो मिनरल का जो कंटेंट है ना वो सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि उसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो कमर्शियली वायबल हो। अब देखो मान लो कि उस ओर में से हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने पर हमें इतना ज्यादा मिनरल नहीं मिला एंड उसकी इतनी इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब इतना ज्यादा हमें उससे बेनिफिट या प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? इतना पैसा तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने में ही खर्च कर दिया एंड इतना हमें उसका प्रॉफिट हुआ नहीं। सो दैट्स वाई जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओर में से वो सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, उनका जो कंटेंट है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करें तो वो कमर्शियली वायबल हो, मतलब कमर्शियली इकोनॉमिकली हमें फायदा हो उसको एक्सट्रैक्ट करने का। ऐसा नहीं कि हमने एक्सट्रैक्ट करने में तो बहुत रिसोर्सेज एंड मनी स्पेंड कर दिया, लेकिन जब हमने एक्सट्रैक्ट करके मिनरल निकाला तो फिर उससे हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। सो इकोनॉमिकली कमर्शियली वायबल होनी चाहिए। ओके, द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स और मे बी माइंड। अब देखो जो फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर है उन मिनरल्स की, मतलब वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, वो किस स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ये डिटरमाइन करता है कि कितना ईजी होगा उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, कितना ईजी होगा उन मिनरल ओर्स को माइन करना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। एंड देखो जितना ज्यादा इजी होगा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनकी माइंस को ओर करना, तो जो कॉस्ट आएगी एक्सट्रैक्शन की वो भी कम होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी डिपेंड करता है दैट हाउ इजी इज टू माइन द मिनरल ओर्स टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी उसी पर डिपेंड करती है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो मिनरल्स हैं वो किन फॉर्मेशंस में अकर करते हैं। ठीक है, मतलब वो किन किन फॉर्म्स में अकर करते हैं। ओके,
सो मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, तो मिनरल्स इन फॉर्म्स में अकर करते हैं, अब उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रीविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं ना वो क्रैक्स, क्रीविसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में पाए जाते हैं। देखो हम जानते हैं कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्रैक्स होते हैं, ठीक है, बीच में फॉल्ट आ जाता है, तो उनके बीच में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। The smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes। एंड जहां पर मिनरल की ज्यादा कम अकरेंस है, मतलब वो स्मॉलर अकरेंस में, स्मॉलर क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, उनको veins बोलते हैं। एंड जहां पर लार्जर अकरेंस है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाए जा रहे हैं, देन वी कॉल देम लोड्स, ठीक है। In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface। And most cases में, most situations में ये minerals कैसे बनते हैं, देखो जो मिनरल्स लिक्विड या गैसियस या मॉल्टन फॉर्म में होते हैं अर्थ की सरफेस के अंदर, तो वो ऊपर आ जाते हैं अर्थ की कैविटीज के थ्रू, जो भी क्रैक्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने की वजह से क्या होता है, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। एंड देखो अर्थ की सरफेस के अंदर तो जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है, प्रेशर काफी हाई होता है, तो जब वो मिनरल्स जो कि लिक्विड या मॉल्टन फॉर्म में होते हैं, जब वो अर्थ की कैविटीज के थ्रू ऊपर आ जाते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर तो टेम्परेचर कम होता है सरफेस पर, इसलिए वो कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीन्स एंड लोड्स। एंड यहाँ पर एग्जांपल भी दे दी, जैसे कि जो मेजर मेटालिक मिनरल्स हैं जिनको वीन्स एंड लोड्स में पाया जाता है, दे आर टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एसेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी दे दिए। ओके, तो ये पहला फॉर्म है जिसके थ्रू मिनरल्स अकर करते हैं, जिसमें मिनरल्स अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीन्स एंड लोड्स, ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। देन नेक्स्ट फॉर्म है सेडिमेंट्री रॉक्स। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो बेड्स में या फिर लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स, ठीक है, लेयर्स में पाए जाते हैं या फिर बेड्स में पाए जाते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। तो इनमें मिनरल्स कैसे बनते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एंड उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, मतलब हॉरिजॉन्टली उनकी ऐसे लेयर बनती जाती है, इसलिए वो बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं इन सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure। तो coal and some forms of iron ore ये कैसे concentrate होते हैं as a result of long periods under great heat and pressure। काफी लंबे टाइम तक ये बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर के वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ये लेयर्स में एंड बेड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया कोल का एंड सम फॉर्म्स ऑफ iron ore। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt and sodium salt। These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions। and यहाँ पर जो दूसरे sedimentary minerals का example दे दिया, जैसे कि gypsum, पोटैश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। तो ये जो मिनरल्स है ना, ये इवेपोरेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं एरिड रीजन्स में। अब जहाँ पर जो एरिड रीजन्स होते हैं, जहाँ मतलब वहाँ इतना वाटर नहीं होता या इतनी रेन नहीं होती है, सो जो ड्राई रीजन्स होते हैं उनको एरिड रीजन्स बोला जाता है। तो वहाँ पर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन होती है, एंड देन जो मिनरल्स बाकी रह जाते हैं, सो ये उनका एग्जाम्पल है। तो एरिड रीजन्स में इवेपोरेशन के थ्रू ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे दिए जैसे कि जिप्सम, पोटैश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। ओके, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। सेडिमेंटरी रॉक्स में ये बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। देन अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब दूसरा मोड भी है जिसके थ्रू ये जो मिनरल्स हैं ये अकर करते हैं। कैसे, देखो जो सरफेस रॉक्स होते हैं ना, सरफेस पर जो रॉक्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं। जब वो डीकम्पोज हो जाते हैं तो जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, वो सॉल्युबल होते हैं एंड वो वहां से हट जाते हैं, ठीक है। जब रॉक्स डीकम्पोज होते हैं, सरफेस रॉक डीकम्पोज होते हैं, एंड जो बाकी बच जाता है वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। एंड फिर क्या बच जाता है, एक रेजिडुअल मास बन जाता है वेदर्ड मटेरियल का, मतलब वेदरिंग के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल बचता है उसका कुछ मास बच जाता है एंड वो मिनरल्स ही होते हैं। कंटेनिंग ओर्स, ठीक है, वो ओर्स होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे। तो बॉक्साइट जो मिनरल है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स के थ्रू। तो ये दूसरा मोड है जिसके थ्रू जो मिनरल्स हैं वो अकर करते हैं। ओके, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक।
ओके तो ये हमने डिस्कस कर लिया। देन अब अगला तरीका है सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। अब कुछ जो मिनरल्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट में भी अकर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब रिवर फ्लो करती है वैलीज के थ्रू तो रिवर्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं, एलुवियल डिपॉजिट होता जाता है एंड उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर। जो वैली का फ्लोर होता है, वैली के थ्रू रिवर फ्लो करती है एंड वैली के फ्लोर पर या फिर जो हिल्स होते हैं उनके बेसिस पर ये एलुवियल डिपॉजिट होते जाते हैं एंड इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है एंड दे जनरली कंटेन मिनरल्स एंड ये वो मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, मतलब जो कि वाटर से खराब या कोरोड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनियम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एलुवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। ओके, तो ये अगला तरीका हो गया। देन द ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। जो ओशन वाटर्स होते हैं, जो समुद्र का पानी होता है, उनमें भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओशन के वाटर में जो ये मिनरल्स होते हैं ना, ये वाइडली डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब मिक्स्ड होते हैं ये पूरे ओशन वाटर में। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इतना कमर्शियली वायबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई कमर्शियली वायबल नहीं है, इसीलिए ओशन वाटर में से इतने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, बिकॉज पूरे ओशन वाटर में ये मिनरल्स डिफ्यूज्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट इज नॉट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देन however common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean waters। लेकिन फिर भी समुद्र के पानी से, ओशन के वाटर्स में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, तो इन मिनरल्स को डिराइव किया जाता है ओशन के वाटर्स में से। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स। ठीक है, एंड जो ओशन के बेड्स होते हैं, मतलब ओशन की जो सबसे नीचे वाली सरफेस बेस होता है ना, उनको ओशन बेड्स बोला जाता है। तो जो ओशन बेड्स होते हैं वो भी रिच हैं किसमें? मैंगनीज के नोड्यूल्स में, तो उनको भी डिराइव किया जाता है, इन मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओशन वाटर्स एंड ओशन के बेड्स में से। ओके, सो ये कुछ फॉर्म्स थे जिनमें मिनरल अकर करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड रीड फर्दर। ओके, सो India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. देखो हमारे कंट्री में हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं, बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत से मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वी आर वेरी रिच इन मिनरल्स एंड देर आर वेरीड मिनरल रिसोर्सेज इन आर कंट्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे कंट्री में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में हर जगह मिनरल्स पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ ही रीजन्स है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज हैं, कहीं किस रीजन में तो है ही नहीं। सो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये एक प्रॉब्लम है। देन broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। and सबसे ज़्यादा जो concentration है metallic minerals की, non-metallic minerals की, जैसे कि mica, coal, तो इनके जो reserves है ना, वो ज़्यादातर peninsular rocks, peninsular जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा concentration है minerals की। ठीक है, sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits। and peninsula का जो western and eastern area जैसे कि गुजरात and असम, तो यहाँ पर petroleum deposits हैं। ठीक है, राजस्थान with the rock systems of the peninsula has reserves of many non-ferrous minerals and राजस्थान में कई non-ferrous minerals पाए जाते हैं। ठीक है, the vast alluvial plains of North India are ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। एंड जो हमारा नॉर्थ इंडिया है जहाँ पर प्लेन्स है, तो वहाँ पर तो जो मिनरल्स हैं वो बिल्कुल डिवॉइड, मतलब ना के बराबर है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न जो हमारा प्लेन एरिया है नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ पर दे आर वेरी डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। ठीक है, सो ये हमने देखा। देन दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। अब ऐसा क्यों है कि हमारी कंट्री के किसी रीजन में तो इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं एंड कहीं पर बिल्कुल है ही नहीं, बहुत ही कम पाए जाते हैं? ऐसा क्यों है
बिकॉज हमारी कंट्री का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, देखो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हर एक रीजन का अलग अलग होता है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, कितना टाइम हुआ है फॉर्म हुए, तो उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर मिनरल्स ज्यादा होंगे, कहाँ पर कम होंगे, ठीक है। So that's why because of the difference in the geological structure में डिफरेंस है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पेनिनसुला है, इसकी वजह से जो टाइम हुआ है, कितने टाइम हुआ है इन्हें फॉर्म हुए, उस पर भी डिपेंड करता है दैट जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर फॉर्म होंगे। देन लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। तो इंडिया में पाए जाने वाले हम कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve। तो मान लो कोई रिजर्व है, वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वहां से हम मिनरल्स को कब एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पर, मतलब कितना ईजी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा फैक्टर है क्लोजनेस टू द मार्केट, मतलब मार्केट से वो कितना क्लोज है, बिकॉज देखो अगर मार्केट क्लोज होगा तो रॉ मटेरियल को, रॉ जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको मार्केट तक ले जाना इजी होगा, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम हम खर्च करें, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। एंड तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, मतलब वहां पर मिनरल्स की कंसंट्रेशन है या नहीं, मिनरल्स होने भी तो चाहिए ना, मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम उस रिजर्व में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, कितनी कंसंट्रेशन है मिनरल की, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना ईजी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तीसरा फैक्टर है क्लोजनेस टू द मार्केट, वो जहां से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस ओर में से, तो वो मार्केट के कितना क्लोज है। तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे या नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व, मतलब इकोनॉमिकली हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे या नहीं अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए, ठीक है। Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options। तो इन डिमांड को मीट करने के लिए हमें चॉइस लेनी होती है, चॉइस has to be made between a number of possible options। When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine, ठीक है। अब जब हम मिनरल डिपॉजिट या रिजर्व में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं, सारे फैक्टर्स को, सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, तब वो जो मिनरल डिपॉजिट या रिजर्व है वो एक माइन बन जाता है। जब हम एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं मिनरल को, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक मिनरल माइन बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेरस मिनरल्स, मतलब वो मिनरल्स जिनमें आयरन होता है, बिकॉज अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखा था कि मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं एंड प्रीशियस मिनरल्स होते हैं। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो जितने मेटालिक मिनरल्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उनका 3/4 तो सिर्फ फेरस मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है। Then they provide a strong base for the development of metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands। तो देखो जो ferrous minerals होते हैं वो एक strong base provide करते हैं मेटालिकल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। अब जो मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मेटल पर बेस्ड होती हैं, जो मेटल्स को प्रोसेस करती हैं, उन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो फेरस मिनरल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है फेरस मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। एंड इसीलिए वो मिनरल्स यूज किए जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती है जहां पर मेटल को प्रोसेस किया जाता है। एंड जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहले तो हम अपनी कंट्री सारी इंटरनल डिमांड्स को मीट करने के बाद, जरूरत पूरी करने के बाद जो हमारे पास फेरस मिनरल बचते हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज में, ओके। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब फेरस मिनरल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन ओर की, ठीक है। फेरस मिनरल्स में आयरन ओर एंड मैंगनीज, इन दोनों मिनरल्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, आयरन ओर क्या है, एक बेसिक मिनरल है एंड ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है। बिकॉज देखो जितनी भी इंडस्ट्रीज में मशीनरी वगैरह यूज होती है तो वो सारी आयरन की ही बनी होती है, तो इसीलिए आयरन एक बेसिक मिनरल है एंड वो एक बैकबोन है, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है।
Then India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality iron ores. तो हमारे पास काफ़ी abundant resources हैं iron ores के, काफ़ी iron ores हैं हमारी कंट्री में, and काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर पाए जाते हैं हमारी कंट्री में. ओके, देन मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. अब जो आयरन ओर्स होती है ना वो भी दो टाइप की होती हैं, क्वालिटी एंड कंटेंट के बेसिस पर, मतलब कि आयरन की क्वालिटी कैसी है एंड कितना आयरन कंटेंट पाया जा रहा है. तो इन दोनों के बेसिस पर आयरन ओर के दो टाइप होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट एंड दूसरा होता है हेमेटाइट. तो जो मैग्नेटाइट आयरन ओर है ना ये फाइनेस्ट आयरन ओर, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, एंड इसमें जो आयरन का कंटेंट है वो भी काफी ज्यादा होता है, 70% होता है. ठीक है, इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. इसकी जो मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है वो काफी एक्सीलेंट है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इसकी क्वालिटीज होती है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं एंड वहां पर अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई मैग्नेटाइट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. देन हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड. अब देखो जो ज्यादा अमाउंट में जो आयरन ओर पाया जाता है हमारी कंट्री में वो हेमेटाइट ओर है. तो हेमेटाइट ओर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, मतलब ज्यादा क्वांटिटी हम किसकी यूज करते हैं, हेमेटाइट ओर की. देन बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट 50 to 60%. लेकिन जो हेमेटाइट आयरन ओर होते हैं उसमें जो आयरन का कंटेंट होता है ना वो मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है. मैग्नेटाइट में तो 70% आयरन पाया जाता है, बाकी जो होता है वो दूसरे मिनरल्स या इम्प्योरिटीज होती हैं. लेकिन हेमेटाइट में जो आयरन ओर है वो जो आयरन का जो कंटेंट है वो कम होता है, कितना 50 to 60% ही होता है. ओके, देन इन 2018-19 ऑलमोस्ट इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर 97% accrued फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड. द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वॉज फ्रॉम अदर स्टेट्स. तो देखो आयरन ओर का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, मतलब कंप्लीटली जो पूरा ही प्रोडक्शन है 97 जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से, कौन से स्टेट में से होता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड. एंड बाकी का जो 3% प्रोडक्शन है वो बाकी के स्टेट से होता है. ठीक है, सो ज्यादातर जो प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट सारा जो प्रोडक्शन है आयरन ओर का वो इन्हीं स्टेट्स में से किया जाता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम डिस्कस करेंगे द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर. तो अब हम मेजर आयरन ओर बेल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया में है. तो वो रीजन, वो एरिया जहां पर आयरन ओर्स पाए जाते हैं उनको बोल दिया जाता है आयरन ओर बेल्ट्स. ठीक है, तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले है ओडिशा झारखंड बेल्ट. तो ये जो बेल्ट है, मतलब ये रीजन है ओडिशा झारखंड का जहां पर आयरन ओर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ओडिशा झारखंड belt. In Odisha, high grade hematite ore is found in Badampahar mines in the Mayurbhanj and Kendujhar districts. तो यहाँ पर बताया है कि ओडिशा में हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर पाया जाता है. ठीक है, हेमेटाइट ओर्स यहाँ पर पाई जाती हैं बदमपहर माइंस में, कहाँ पर, मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स में. देन इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट ओर आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नावमंडी. एंड झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हेमेटाइट और आयरन ओर पाई जाती हैं. कौन सी माइंस में, गुआ एंड नौमंडी. ठीक है, तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं बिकॉज इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द माइंस वेयर द आयरन ओर्स आर फाउंड. ठीक है, तो ओडिशा झारखंड बेल्ट में हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता दिए एंड माइंस के नाम बता दिए. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आयरन ओर बेल्ट विच इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. तो ये जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है. ठीक है, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बैलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो बैलादिला रेंज है हिल्स की, वहां पर हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है. ठीक है, सो हेमेटाइट आयरन ओर यहाँ पर पाया जाता है, वेरी हाई ग्रेड. देन द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर. एंड ये जो हिल्स है, ये जो रेंज ऑफ हिल्स है ना, इसमें 14 डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के जहां पर हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है. ठीक है,
इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। एंड यहाँ पर जो हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, उसकी बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टील बनाने के लिए, ठीक है। देन आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट। एंड यहाँ से जो आयरन ओर निकाला जाता है, जो यहाँ से आयरन ओर मिलता है इन माइंस में से, उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया में वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वहां से दूसरे कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में इन्हें एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है। देन now let's discuss about the next iron ore belt which is Bellary Chitradurga चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है ये कर्नाटका में है एंड यहाँ पर काफी बड़े रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। एंड जो कुद्रेमुख माइंस हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में वो लोकेटेड हैं कर्नाटका में एंड ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब यहाँ पर जितना भी आयरन यहाँ से मिलता है उसको पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे कंट्रीज में। सो पूरा का पूरा जो आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज में, इसलिए इसको बोला जाता है 100% एक्सपोर्ट यूनिट, ठीक है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर जितना डिपॉजिटेड है आयरन ओर वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। देन द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आयरन ओर मिलता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लरी बना के, मतलब उसको पानी के साथ मिक्स करके देन पाइपलाइंस के थ्रू से भेज दिया जाता है। बिकॉज जहाँ पर माइन किया जाता है, जहाँ पर ओर्स हैं एंड जहाँ पोर्ट है उसके बीच में काफी डिस्टेंस है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उसको स्लरी बना के, मतलब पानी के साथ मिक्स करके। एंड कहाँ पर, टू द पोर्ट नियर मंगलुरु, एंड देन वहां से उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र गोवा वाले रीजन वहाँ उन स्टेट्स में है, ठीक है। तो इसमें गोवा के स्टेट को ये गोवा का स्टेट इंक्लूडेड है एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो इंक्लूडेड है। Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through मरमागांव पोर्ट। तो यहाँ पर जो आयरन ओर्स मिलती है ना वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ से आयरन ओर्स को माइन किया जाता है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। देन आयरन ओर्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं मरमागांव पोर्ट के थ्रू, ठीक है। नाउ तो हमने आयरन ओर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। आयरन ओर हमारा पहला फेरस मिनरल था जिसके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। अब बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज भी क्या है, ये भी एक फेरस मिनरल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। तो मैंगनीज का मेनली यूज किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 kg मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। एंड स्टील ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टील एक एलॉय है एंड स्टील बनाने के लिए मैंगनीज का यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई मैंगनीज इज इंपॉर्टेंट। देन it is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints। and मैंगनीज का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इंसेस्टिसाइड्स एंड पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मेजर मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो यहाँ पर गिवन है, इस आप पाई चार्ट में देख सकते हो। सबसे ज्यादा मैंगनीज कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश में 33%, देन महाराष्ट्र में 27%, ओडिशा में 16%, देन कर्नाटका 12%, आंध्र प्रदेश 10% एंड बाकी का जो है वो बाकी के दूसरे स्टेट से मिलता है विच इज 2%, ठीक है। तो ये मेजर मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये पाई चार्ट में गिवन है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, दैट विच आर द मेजर मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो आप इन्हीं का नेम लिखोगे। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन फेरस मिनरल्स। तो हमने फेरस मिनरल्स तो देख लिए, वो मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट होता है। हमने आयरन और मैंगनीज की बात करी। अब हम नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब वो मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, वो है नॉन फेरस मिनरल्स। सो इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। अब देखो हमारे कंट्री में इतने ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, दे आर नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। जितने रिजर्व हमारी कंट्री में है वो मतलब ज्यादा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। However, these minerals which include copper, bauxite, lead,
zinc and gold play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. अब नॉन फेरस मिनरल्स में जैसे मिनरल्स आते हैं जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, एंड ये जो मिनरल्स हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में. सो दीज नॉन फेरस मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. ठीक है, देन लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट. तो नॉन फेरस मिनरल्स में हम मेनली डिस्कस करेंगे कॉपर एंड बॉक्साइट के बारे में. ठीक है, इन दो मिनरल्स की हम बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं. ये मैप आपकी बुक में गिवन है. मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफी बिकॉज सीधा आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि ये मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में पाया जाता है. ओके, सो मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफी एंड हम मैप्स का अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम सभी चैप्टर के मैप्स की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो ये मैप यहाँ पर गिवन है. इसमें आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड मिका की यहाँ पर लोकेशन बताई गई है इस मैप्स में. ठीक है, ये जो आपको ये ग्रे ग्रे रीजन दिख रहा है ना, ये आयरन ओर बेल्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करी. ये आयरन ओर बेल्ट्स हैं. ये जो आपको ब्लू ट्राइंगल दिख रहा है ये क्या है, आयरन ओर माइंस हैं जहां से आयरन ओर निकाला जाता है. तो ये माइंस है. ठीक है, देन एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स जहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज में, ये हो गई ये वाइट बॉक्स में. देन मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट एंड मिका. तो सभी की लोकेशन यहाँ पर बताई है इस मैप में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में, कॉपर एंड बॉक्साइट. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर के बारे में. सो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. देखो हमारे यहाँ पर कॉपर के इतने रिजर्व्स नहीं है, हम काफी डेफिशिएंट है, मतलब इतना कॉपर नहीं प्रोड्यूस होता है, नहीं पाया जाता है हमारी कंट्री में. ठीक है, being malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electric cables, electronics and chemical industries. तो हम जानते हैं कॉपर एक बहुत ही यूजफुल मेटल है. कैसे? बिकॉज ये malleable है, ductile है. malleable मतलब इसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. तो इसीलिए इसको इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से, एंड जो कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो कॉपर की इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज की वजह से कॉपर को इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. सो कॉपर इज अ वेरी यूजफुल मेटल बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लाइक इट्स मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, देन The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbum district of Jharkhand are leading producers of copper. तो कॉपर की लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है, कहाँ पर कॉपर पाया जाता है, माइन किया जाता है, वो यहाँ पर बताया. तो जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में एंड सिंघबम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के. ठीक है, तो ये तीन लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सारी आपको माइंस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए एंड कौन सा स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर मिनरल को वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो कॉपर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में. तो देखो, दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड. तो देखो बॉक्साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है. क्यों? बिकॉज बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है. ठीक है, बॉक्साइट से पहले क्ले लाइक सब्सटेंस बनता है जिसको एल्यूमिना बोलते हैं एंड देन फिर एल्यूमिनियम बनता है. ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. तो बॉक्साइट कैसे बनता है? बॉक्साइट डिपॉजिट्स बनते हैं बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि जब सरफेस रॉक्स डीकम्पोज हो जाते हैं तो फिर जो रेजिड्यू बचता है वो मिनरल्स होते हैं. तो बॉक्साइट उसी तरीके से बनता है. तो जब रॉक्स डीकम्पोज हो जाते हैं तब बॉक्साइट के डिपॉजिट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं. ठीक है, एंड ये वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में रिच होते हैं. ठीक है, वो रॉक्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, देन बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर formed. Then aluminum is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. देखो एल्यूमिनियम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है. एल्यूमिनियम बनता कैसे है? बॉक्साइट से बनता है. ठीक है, इसलिए बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट है. तो एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज जो एल्यूमिनियम है वो स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है और दूसरे जो मेटल्स हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर देता है लाइटनेस के साथ. मतलब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम कितना ही लाइट मेटल है. ठीक है, एल्यूमिनियम के फॉइल्स भी होते हैं जिसमें हम अपना खाना रैप करते हैं. सो इट इज वेरी लाइट वेट. ठीक है,
एंड उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, गुड कंडक्टर है वो, गुड कंडक्टिविटी है एंड ग्रेट मैलिएबिलिटी, मतलब मैलिएबल भी है एल्यूमिनियम, उसको हम ऐसे शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई बॉक्साइट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. Then India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Maikal Hills and the Plateau regions of Bilaspur, Katni. ठीक है. तो यहाँ पर अब बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली कहाँ पर है वो बताया गया, रीजन्स बताए हैं. तो अमरकंटक प्लेट्यू, मेकल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी. तो ये रीजन है जहाँ पर बॉक्साइट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं. यहाँ से बॉक्साइट को डिपॉजिट से बॉक्साइट को माइन किया जाता है. ठीक है. तो ये यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. एंड अब बात करते हैं कौन से स्टेट में बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है. सो ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17. तो ओडिशा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है. इट इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट 2016-17 में. ठीक है. पंचपतमली deposits in कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट. एंड ओडिशा के अंदर जो पंचपतमली डिपॉजिट्स हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं ओडिशा के स्टेट में. ठीक है. एंड यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, स्पाई चार्ट में भी देख सकते हो कि पूरे कंट्री में ओडिशा ही सिर्फ 65% बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है. सो ओडिशा इज द बिगेस्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट. ठीक है. ओडिशा है, देन झारखंड 10%, गुजरात 9%, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र 6%, मध्य प्रदेश 3% एंड बाकी का जो 1% है वो और दूसरे स्टेट से आता है. तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है बॉक्साइट का वो ओडिशा ही है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके. तो हमने बॉक्साइट के बारे में डिस्कस कर लिया, ये पिक्चर आप देख सकते हो. अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. मेटालिक मिनरल्स में हमने फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बात करी. अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले है मीका. Mica is a mineral made up of a series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. तो मीका जो मिनरल है वो एक सीरीज ऑफ प्लेट्स या लीव से बना होता है एंड ये पतली पतली शीट्स में होता है. इसको पतली थिन शीट्स में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है. These sheets can be so thin that 1000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters. और ये शीट्स इतनी ज्यादा पतली होती है कि अगर हम ऐसी 1000 शीट्स को एक साथ रखेंगे ना तो 1 सेंटीमीटर मीका बन पाता है. ठीक है. सो दे आर वेरी वेरी थिन शीट्स. देन मीका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. तो देखो जो मीका मिनरल है ये किसी भी कलर का हो सकता है बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन. तो ये क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन किसी भी कलर का हो सकता है. ठीक है. ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electrical and electronic industries. तो देखो मीका के जो प्रॉपर्टीज है ना वो काफी अच्छी हैं जिस वजह से ये बहुत ही इंडिस्पेंसिबल मिनरल है. इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल है एंड इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. मीका की यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बताई है कि इसकी जो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग एंड प्रॉपर्टीज एंड इसकी जो रेजिस्टेंस होती है हाई वोल्टेज के लिए, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो मीका है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स एंड इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. अब देखो मीका पाया कहाँ जाता है. मीका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसकी नदर्न एज पर मीका पाया जाता है. कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड झारखंड का जो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है मीका का. ठीक है. इन राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर एंड राजस्थान में जो मीका प्रोड्यूसिंग रीजन है वो अजमेर के अराउंड है. नेलोर मीका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री एंड आंध्र प्रदेश में नेलोर मीका बेल्ट है जो कि एक लीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मीका का हमारे कंट्री में. ठीक है. देन अब हम रॉक मिनरल्स की बात कर लेते हैं. हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात कर ली. नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमने सिर्फ मीका के बारे में डिस्कस किया. अब हम रॉक मिनरल्स मतलब वो रॉक होते हैं लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज मिनरल्स, तो वो हुए रॉक मिनरल्स. ठीक है. तो रॉक मिनरल्स में हम लाइमस्टोन के बारे में पढ़ेंगे. लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स composed of calcium carbonates or calcium
एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो लाइमस्टोन कहाँ पर कौन से रॉक्स में मिलता है, उन रॉक्स में जो कि कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। तो उन रॉक्स में लाइमस्टोन फाउंड किया जाता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। एंड जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो सेडिमेंट्स में होते हैं ना, उन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखो लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, तो इट इज द रॉ मटेरियल फॉर दैट। एंड ऑल्सो लाइमस्टोन का यूज किया जाता है आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए इन ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ही हाई टेम्परेचर में आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है, आयरन को अलग किया जाता है, इंप्योरिटीज को अलग किया जाता है, तो इसमें लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई लाइमस्टोन इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉक मिनरल। ये एक रॉक मिनरल है बिकॉज इट इज फाउंड इन रॉक्स, ठीक है। ये रॉक है ये, इसलिए इसको रॉक मिनरल्स बोला जाता है, ओके। एंड यहाँ पर ये पाई चार्ट में बताया गया कि कहाँ पर जो लाइमस्टोन है ये पाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन शोइंग स्टेट वाइज शेयर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है राजस्थान में 20%, देन मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश 13%, तो बाकी के स्टेट्स में परसेंटेज बता रखी है। सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है दैट इज राजस्थान, ओके। तो हमने लाइमस्टोन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि माइनिंग के कुछ हजार्ड्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइनिंग करते टाइम क्या क्या हार्मफुल सिचुएशंस होती हैं, उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू? क्या आपने कभी सोचा है कि जो माइनर्स होते हैं वो कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना रिस्क लेते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, बिकॉज वो मिनरल्स को माइन कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली मिनरल्स पर हम डिपेंडेंट हैं, इंडस्ट्रीज मिनरल्स को यूज करती हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, तो माइनर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द इन्वायरमेंट? तो हम डिस्कस करेंगे कि माइनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है माइनर्स पर, उनकी हेल्थ पर एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो माइनिंग का जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो माइनर्स की हेल्थ पर भी होता है एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर भी होता है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस। देखो, जब माइनिंग करते टाइम काफी डस्ट होती है, वहां पर नॉक्शियस फ्यूम्स रिलीज होती है। नॉक्शियस मतलब पॉइजनस, हार्मफुल, काफी जहरीली गैस, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, डस्ट होती है काफी, एंड जो माइनर्स वहां पर माइनिंग कर रहे होते हैं वो नॉक्शियस फ्यूम्स को, जहरीली गैसों को, डस्ट को इनहेल कर लेते हैं एंड इससे क्या होता है कि वो पल्मोनरी डिजीजेस के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब ज्यादा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें पल्मोनरी डिजीज हो जाएंगे। सो उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। देन द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइनर्स। साथ ही साथ और भी रिस्क है। क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। जो माइन रूफ्स है ना, वो कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। अब देखो माइनिंग कैसे करी जाती है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ग्राउंड में, ठीक है, एंड देन उनके अंदर जाके जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइनिंग करी जाती है। लेकिन जो रूफ है वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, कभी भी रूफ गिर सकती है। कोई गारंटी तो है नहीं कि जो हमने खोद दिया वो वैसा का वैसा ही रहेगा, रूफ कभी भी गिर सकती है, ठीक है। तो ये रिस्क होता है। देन इनंडेशन मतलब फ्लड आ सकती है, वहां पर पानी भर सकता है। कैसे? देखो, जब माइनिंग करी जाती है तो गड्ढे खोदे जाते हैं एंड हो सकता है कि वो ग्राउंड वाटर के लेवल तक पहुंच गए हो एंड जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड से नीचे आने लग गया हो, तो जो माइनिंग का वो जो पूरा जो जगह होगी वहां पर पानी भर सकता है, इसको इनंडेशन बोला जाता है, ठीक है। देन फायर्स इन कोल माइंस, फायर लगने के, आग लगने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट थ्रेट होते हैं माइनर्स के लिए जब वो माइनिंग करते हैं, ठीक है। देन साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग का जो एरिया जहां पर माइनिंग हो रही है उसके आसपास जो भी वाटर सोर्सेज होंगे, नदी होगी, लेक होगा, तो वो जो वाटर सोर्सेज है ना वो भी कंटामिनेट हो जाते हैं, पल्यूटेड हो जाते हैं, बिकॉज माइनिंग में जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, डस्ट होती हैं, वो उन सभी को पानी में बहा दिया जाता है एंड आसपास के जो वाटर सोर्सेज होते हैं वो भी पल्यूट हो जाते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर वाटर सोर्सेज पल्यूट हो जाएंगे तो हमें ही उसका बुरा असर होगा, जो वहां पर रह रहे जो इंसान है उन्हीं पर इसका बुरा असर पड़ेगा, बिकॉज वाटर का तो वो यूज करेंगे ही, एंड अगर वाटर ही कंटामिनेट होगा
सो इवेंचुअली हमारी हेल्थ पर ही, वहाँ पे रहने वाले जो ह्यूमंस हैं उन्हीं की हेल्थ पर असर पड़ेगा। ओके, then dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase in stream and river pollution. Then waste को dump कर दिया जाता है and dumping of waste and slurry leads to degradation of land. इससे land की degradation होती है, land पर भी dump कर देते हैं waste को, ठीक है, soil की भी degradation होती है and water pollution तो होता ही है, ठीक है। तो ये सारा impact है, ये सारे hazards है mining के on the health of miners also, on the environment also, ठीक है। Then आगे रीड करते हैं। Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from become a killer industry। देखो, safety regulations and environmental laws को implement करना होगा ताकि जो ये mining industry है ये killer industry ना बन जाए, ठीक है। बहुत से strict safety regulations and environmental laws को implement करने की जरूरत है। illegally mining नहीं होनी चाहिए, safety regulations का सारा ध्यान रख के माइनिंग करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो माइनिंग इंडस्ट्री है ये किलर इंडस्ट्री बन जाएगी। ओके, सो वी हैव टू टेक स्टेप्स फॉर दैट। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। हम मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम उनको बिल्कुल फ्यूचर जनरेशन्स की नीड का ध्यान ना रखते हुए हम मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो अब हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है, जो एग्रीकल्चर है, ये सारा कुछ मिनरल के डिपॉजिट्स हैं उन पर डिपेंडेड है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज मिनरल्स को यूज करती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एग्रीकल्चर में भी मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो ये हम सब जानते हैं कि कैसे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेड है मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। Then the total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the earth's crust। तो जो total volume है workable minerals deposit की वो बहुत ही कम है, बहुत ही insignificant fraction। कितना? सिर्फ 1% ही है पूरे अर्थ के क्रस्ट का। मतलब पूरे हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें से सिर्फ पूरी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें से सिर्फ 1% ही मतलब हम मिनरल्स के डिपॉजिट्स पर वर्क कर सकते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। एंड उन 1% मिनरल रिसोर्सेज को भी हम इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Then we are rapidly consuming mineral resources that require millions of years to be created and concentrated। and जिस स्पीड से, जिस तेजी से हम मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट है। और उनका जो हम जानते हैं कि मिनरल्स को बनने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन हम बहुत ही तेजी से रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, फास्टर देन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ दोज मिनरल्स। तो इससे क्या होगा, हम फास्टली रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड बहुत ही स्लोली मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो वो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश होंगे, दोबारा बनेंगे। तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे एंड द मिनरल्स विल नॉट बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग देम एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स to be created and concentrated। The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption। हम जानते हैं कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से जो मिनरल फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। जो मिनरल्स हैं वो दोबारा बन तो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ द कंजप्शन। मतलब जिस तेजी से, जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है एंड जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है वो बहुत ही कम है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है। Then mineral resources are therefore finite and non-renewable। So इसलिए जो mineral resources हैं वो finite हैं, मतलब limited है, ठीक है। अगर हम उनको ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो वो एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे। इनफाइनाइट है एंड नॉन रिन्यूएबल है। देखो रिन्यू तो वो हो रहे हैं लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि हमने उसको नॉन रिन्यूएबल ही कंसिडर कर लिया है, ठीक है। Rich mineral deposits are our country's extremely valuable।
आर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। देखो हमारे कंट्री में रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस है, मतलब अगर ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो ये काफी कम टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। सो इसलिए इनको बोला है शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। पोजेशंस मतलब जो चीज हमारे पास होती है वैल्यूएबल चीज, उन्हें पोजेशन बोला जाता है, ठीक है। Continued extraction of ores leads to increasing cost as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality। and ऐसे ही अगर हम ores को extract करते रहेंगे continually, अगर हम ores में से minerals को extract करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो cost है extraction का वो भी increase होगा। क्यों? अब देखो minerals हम extract करते जा रहे हैं, अब और minerals के लिए हम और अंदर greater depths तक जाएंगे and इससे क्या होगा, जो quality है वो भी decrease होगी and जो cost of extraction है वो भी increase होगा, ठीक है। So this is that's why we need to conserve the minerals, ठीक है। Then आगे रीड करते हैं, a concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner। तो हमें एक concerted effort लगाना होगा ताकि हम अपने resources को conserve कर पाएं and उन्हें planned way में हमें use करना होगा, sustainably use करना होगा, ताकि आगे future generations के लिए भी resources बचे रहें, mineral resources बचे रहें, ठीक है। Then improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। जो technologies हैं उनको हमें constantly evolve करते रहना होगा ताकि वो low grade ores को भी use करके low grade ores को low cost पर, मतलब काफी कम खर्चे में use करें उन्हें, ठीक है। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स को हमें रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। मेटल्स को रिसाइकल करके या फिर और दूसरे सब्सटीट्यूट्स का यूज करके हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब जिनसे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। So energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries। तो एनर्जी की तो हर एक एक्टिविटी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे हमें कुक करना हो, लाइट या हीट प्रोवाइड करनी हो, या फिर व्हीकल्स को चलाना हो, मशीन्स चलानी हो इंडस्ट्रीज में, इन सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। देन एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है इन सभी फ्यूल मिनरल से, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी। सो इन सब से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब देखो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई कर दिया है, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज एंड दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब वो रिन्यू नहीं करते अपने आप को, या फिर अगर वो रिन्यू करते भी हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम वो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, कन्वेंशनल सोर्सेज में एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, ठीक है। तो देखो कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, एंड जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में इंक्लूड है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। बिकॉज देखो ये तो कभी खत्म होंगी नहीं, विंड से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हो वो तो कभी खत्म नहीं होगी ना, सो दैट्स व्हाई दे आर रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल होते हैं, एंड जबकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि आप देख सकते हो कोल, पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो ही जाएगा, दे आर फाइनाइट, ठीक है, एंड इन्हें रिन्यू होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सो दे आर नॉन रिन्यूएबल। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। देन firewood and cattle dung cake are most common in rural India. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. तो रूरल इंडिया में फायरवुड एंड कैटल डंग केक, फायरवुड मतलब पेड़ों को काट के, वुड को काट के उसमें आग लगा देते हैं एंड देन उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है।
एंड काउ डंग केक्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन है रूरल हाउस होल्ड्स में, ठीक है। इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। एंड एक एस्टिमेट के हिसाब से 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूरल हाउस होल्ड्स में वो इन्हीं दो से मीट करी जाती है, ठीक है। देन कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, तो इन दोनों को, फायरवुड को एंड कैटल डंग केक्स को कंटिन्यू यूज करते रहना डिफिकल्ट होता जा रहा है बिकॉज जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एंड काउ डंग केक्स को यूज करना भी डिस्करेज किया जा रहा है बिकॉज ये जो काउ डंग केक्स होते हैं ना, ये बहुत ही, अगर इनको एग्रीकल्चर में यूज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा मैन्योर बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके यूज को डिस्करेज किया जा रहा है इन द रूरल हाउस होल्ड्स, ओके, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने देखा कि दो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, एंड उसमें भी सबसे पहले हम कोल की बात करेंगे, ठीक है। जो कोयला होता है, कोल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है दैट इज कोल, ठीक है। It provides a substantial part of the nation's energy need। हमारे नेशन में जो एनर्जी नीड्स हैं वो कैसे मीट होती हैं? कोल के थ्रू ही मीट होती हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मीटिंग आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन आर कंट्री, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। देखो कोल को यूज किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, हाउस होल्ड्स में भी एंड इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है। डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी कोल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है एंड साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में तो यूज किया ही जाता है, ओके। देन इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। एंड हमारा कंट्री इंडिया बहुत ही डिपेंडेंट है कोल पर, इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग द कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड ये कोल का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है। देन एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कोल बनता कैसे, हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट मटेरियल होता है, जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो जो प्लांट मटेरियल होता है वो सॉइल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, एंड देन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो जो प्लांट मटेरियल है वो कंप्रेस होता है, काफी हाई टेम्परेचर से उसको झेलना पड़ता है, काफी कंप्रेस होता है वो सॉइल के अंदर, उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं एंड तब जाके कोल बनता है, ठीक है। सो ओवर एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। कोल देयरफॉर इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल। तो अब देखो इसीलिए जो कोल है ना वो भी अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द, कौन सी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये, कि डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, मतलब कितना कंप्रेशन उसने झेला है, ठीक है, कितना ज्यादा वो कंप्रेस हुआ है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन पर डिपेंड करता है। देन डेप्थ पर डिपेंड करता है कि वो सॉइल के कितने अंदर, कितनी डेप्थ में है वो, एंड टाइम ऑफ बरियल, मतलब कितना टाइम हो चुका है उसे बने हुए, ठीक है, कितना टाइम हो चुका है उसको बरिड हुए हुए, ओके। सो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि कोल कौन सी वैरायटी का होगा, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो कोल होता है वो अलग अलग वैरायटी का होता है। अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीट आता है। पीट क्या है? इट इज लाइक द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। सबसे मतलब जो खराब क्वालिटी है कोल की दैट इज पीट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ना स्वैम्प्स में, स्वैम्प्स मतलब दलदल में जो डेड डिकेइंग प्लांट से जो कोल बनता है उसको पीट बोला जाता है, ठीक है। विच हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। पीट में क्या होता है, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो काफी कम होता है। कार्बन कंटेंट जितना कम होगा उतनी जो क्वालिटी है वो भी खराब होगी, ओके। जो कार्बन कंटेंट काफी लो होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफी हाई है, ठीक है, मॉइस्चर इसमें ज्यादा होता है, एंड मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज कोल को तो हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जितना मॉइस्चर कम है उतना अच्छा है। लेकिन इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफी हाई होता है एंड इसकी हीटिंग कैपेसिटी काफी कम होती है, ठीक है। सो इट इज लाइक द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। अब ये भी कोल है, लो ग्रेड है, लेकिन ये ब्राउन कलर का होता है, पीट से बेटर है, ओके।
देन विच इज अ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, एंड इसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है, एंड इसका भी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर जिसमें होता है वो काफी हाई होता है, लेकिन पीट से कम होता है. ओके, देन द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसकी जो मेन रिजर्व्स है, लिग्नाइट की जो रिजर्व्स है वो कहाँ पर पाई जाती है, नीविल तमिलनाडु में. ठीक है, एंड इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ठीक है, देन coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. अब लिग्नाइट के बाद अगली वैरायटी है कोल की बिटुमिनस कोल, एंड इसमें क्या होता है, ये और नीचे डेप्थ तक बरिड होता है एंड ये ज्यादा टेम्परेचर से बनता है. ठीक है, इसको ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो बिटुमिनस कोल है ये फॉर्म होता है. ठीक है, देन इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, एंड ये जो बिटुमिनस कोल है इसको कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है. ठीक है, then metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. तो जो metallurgical industries होती है ना उसमें भी bituminous coal को ही यूज किया जाता है, because smelting iron को smelt करने के लिए भी इसकी काफी special value होती है blast furnaces में. Okay, so bituminous coal is very very important for industrial and commercial uses. ठीक है, then एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, एंड सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कोल की, दैट इज एंथ्रासाइट, एंड ये काफी हार्ड होता है. ठीक है, इट इज अ हार्ड कोल एंड ये हाईएस्ट क्वालिटी होती है. देन इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस. तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी या फिर मॉइस्चर कंटेंट या कार्बन कंटेंट के बेसिस पर हमने कोल की अलग अलग वैरायटी देखी. पीट के बारे में हमने डिस्कस किया, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट. अब कोल को फॉर्म हुए कितना टाइम हो चुका है, कितनी उसकी एज है, उस पर भी, उसके बेसिस पर भी कोल की वैरायटी होती है. दो वैरायटी है, एक है गोंडवाना कोल एंड दूसरी वैरायटी है टर्शरी कोल. ठीक है, तो अब उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बारे में बात करते हैं. सो इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस. तो अगर हम एजेस के बारे में बात करें तो दो वैरायटी होती है कोल की. पहली है गोंडवाना, नेमली गोंडवाना अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज. तो जो गोंडवाना कोल होता है उसको फॉर्म हुए कितना टाइम हो चुका है, 200 मिलियन ईयर्स से थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, and in tertiary deposits which are only about 55 million years old, and जो tertiary coal होता है उनको फॉर्म हुए कितना टाइम हुआ है, only about 55 million years. तो ये सिर्फ 55 million years old है. ठीक है, तो ज्यादा पुराना कौन सा है, गोंडवाना कोल. एंड कोल जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा टाइम हो चुका है उसे फॉर्म किए हुए, उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. ठीक है, बिकॉज अगर ज्यादा टाइम से वो बना है, उसकी एज ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर उसने झेला, उतना ज्यादा उसने कंप्रेशन झेला है, सो क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, देन द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली. ठीक है, अब ये मेजर रिसोर्सेज गोंडवाना कोल के यहाँ पर बताए गए हैं, दामोदर वैली में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में. एंड देन यहाँ पर देखो आप मैप भी गिवन है आपको, कहाँ कहाँ ये कोल फील्ड्स एंड कोल माइंस है, मैप भी आप देख सकते हो. मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर. ओके, देन आगे बताया है झारखंड में पाया जाता है झारिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स. एंड कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स के नाम यहाँ पर बताए हैं, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वारधा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स. तो ये जो रिवर्स है ना, गोदावरी, महानदी, सोन, वारधा, इनकी वैलीज में भी कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं. ठीक है, देन टर्शरी कोल्स अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. तो गोंडवाना कोल्स तो हमने देख लिया, यहाँ इन रीजन्स में पाए जाते हैं. अब जो टर्शरी कोल है, ठीक है, जो कि रिलेटिवली इतना पुराना नहीं है, इतन कम एज का है, तो वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. ओके, then remember coal is a bulky material which loses weight on use as it is reduced to ash. हम जानते हैं कोल क्या है, एक बल्की मटेरियल है. बल्की मतलब काफी लार्ज एंड हेवी होता है. ठीक है, एंड जब हम कोल को यूज करते हैं तो ये ऐश में, राख में बदल जाता है. ठीक है, ऑब्वियसली कोल को जब हम जलाते हैं तो राख बन जाती है, तो जैसे हम इसको यूज करते हैं सो इट गेट रिड्यूस्ड टू ऐश. Okay, hence heavy industries and thermal power stations are located on
और नियर द कोल फील्ड्स। अब देखो कोल काफ़ी बल्की मटेरियल है, उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना ईजी नहीं है, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, उनको कोल फील्ड्स के पास ही सेटअप कर दिया जाता है, लोकेट कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम ना लगे, इतना खर्चा ना करना पड़े, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ अ बल्की मटेरियल। इसलिए जो कोल फील्ड्स होती हैं उनको वहीं पर सेटअप कर दिया जाता है। जो इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको कोल फील्ड्स के पास ही सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है, so that the transportation can be reduced and the coal can be easily available to the industries and the thermal power plant, ठीक है। तो कोल के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स के बारे में, विच इज पेट्रोलियम। ओके, सो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल, ठीक है। तो कोल के बाद इंडिया में जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो पेट्रोलियम ही है, एंड यहाँ पर हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं जिसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है। एंड कोल के बाद जो दूसरा मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में वो पेट्रोलियम ही है, बिकॉज हम जानते हैं हम अपनी व्हीकल्स में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोलियम का यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए भी पेट्रोलियम को यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल। सो दैट्स वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, ठीक है। Then it provides fuel for heat and lightning, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries, ठीक है। तो पेट्रोलियम को वो एक तरह का फ्यूल है, किसके लिए? हीट एंड लाइटनिंग के लिए, एंड मशीनों में, मशीनरीज में लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है पेट्रोलियम को। ऑब्वियसली मशीन्स में हम लुब्रिकेंट्स हमें डालने पड़ते हैं ताकि जो मशीन्स हैं वो स्मूथली वर्क कर पाए, सो इसीलिए उसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड पेट्रोलियम को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। एंड जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ना, जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, वो एक नोडल इंडस्ट्री की तरह एक्ट करता है सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए एंड और दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। नोडल का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज होती है वो एक टाइप से सेंट्रल इंडस्ट्री है, बिकॉज और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ये एक नोडल इंडस्ट्री है सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है एंड और दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज को यहाँ पर नोडल इंडस्ट्री बोला है, ठीक है। Then most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the tertiary age। अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम अकर कैसे करता है हमारी कंट्री में। तो देखो जो पेट्रोलियम की अकरेंस है वो एसोसिएटेड है एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप से उन रॉक्स में जो कि टर्शरी एज में फॉर्म हुए हैं। तो टर्शरी एज में जो रॉक की फॉर्मेशंस हुई हैं, तो उनमें जो एंटीक्लाइंस होते हैं, एंटीक्लाइंस मतलब जैसे सिंपल लेयर्स बन जाती है ना, जब रॉक में ऐसे पहले क्रेस्ट बनता है फिर ऐसे लो होता है, तो जो लेयर्स बन जाती हैं रॉक्स में उनको एंटीक्लाइंस बोला जाता है। एंड फॉल्ट ट्रैप्स आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जो दरारें होती हैं, दैट आर फॉल्ट ट्रैप्स, ठीक है। तो इनमें जो पेट्रोलियम है वो अकर करता है उन रॉक्स में जो कि टर्शरी एज में फॉर्म हुए हैं, ठीक है। In regions of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped, where in the crest of the upfold। तो देखो जो रॉक्स में जो एंटीक्लाइंस आते हैं, मतलब जो फोल्डिंग आती है, उनमें जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है वो ट्रैप्ड होता है, उनमें उनके अंदर होता है, उनके अंदर ट्रैप्ड होता है, ठीक है। एंड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड, मतलब जो अपहोल्ड है, जो अपफोल्ड है तो उसके क्रेस्ट में, क्रेस्ट मतलब जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है ना, जैसे अगर आप देखो लेयर्स बन रही हैं ऐसे, अगर ऐसे लेयर्स बन रही हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको क्रेस्ट बोला जाता है। तो ये जो अपफोल्ड आया है ना, तो इसके क्रेस्ट में जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो ट्रैप्ड होता है, ओके, एक तरह से ट्रैप्ड होता है। Then the oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers। अब देखो जो oil bearing layer होती है ना, जहाँ पर oil है, वो जो bearing layer होती है वो porous होती है। porous मतलब उसमें से जो liquid है या गैस है वो पास हो सकता है, वो porous layer होती है। तो जो oil bearing लेयर होती है जहां पर ऑयल होता है तो वो पोरस होती है, लेकिन फिर भी वो जो ऑयल है वो ना ऊपर आ पाता है ना नीचे सिंक हो पाता है। क्यों? बिकॉज वो नॉन पोरस जो लेयर्स होती है ना वो इंटरवेन कर देती है। नॉन पोरस लेयर्स मतलब जिनमें से लिक्विड या गैस पास नहीं हो सकती,
ठीक है। तो देखो पोरस लेयर में जो ऑयल है वो ट्रैप्ड होता है, ठीक है, एंड वो जो पोरस लेयर होती है वो लाइमस्टोन या सैंडस्टोन की होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऑयल है वो ना ही राइज कर पाता है ना ही सिंक कर पाता है, बिकॉज जो नॉन पोरस लेयर्स हैं वो इंटरवीन कर देती है ऊपर नीचे, ठीक है, एंड नॉन पोरस लेयर्स में से कुछ पास तो हो नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई जो ऑयल है वो ट्रैप्ड रहता है पोरस लेयर में, जो कि लाइमस्टोन या सैंडस्टोन का बना होता है। ओके, देन petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter usually occurs above the oil. and जो पेट्रोलियम है वो फॉल्ट ट्रैप्स में भी पाया जाता है पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स के बीच में, ठीक है। अब जो गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, हम जानते हैं कि वो पेट्रोलियम से तो हल्की होगी ऑब्वियसली, अगर हम मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो गैस जो होती है वो लिक्विड से हल्की होती है। तो ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है, ठीक है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, गैस हल्की होती है ऑयल से, तो इसीलिए ऑयल के ऊपर, जस्ट ऊपर नेचुरल गैस भी पाई जाती है, ठीक है, वो भी ट्रैप्ड होती है उसके साथ। देन मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। तो इंडिया में मेजरली पेट्रोलियम को कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये 3 रीजन्स यहाँ पर बता दिए, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम, ठीक है। तो ये 3 मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं इंडिया में ऑफ पेट्रोलियम। देन फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो मैप में भी आपको इन रीजन्स को लोकेट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। तो गुजरात में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है पेट्रोलियम प्रोडक्शन का, दैट इज अंकलेश्वर। एंड असम में, असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, एंड असम सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे कंट्री का, ठीक है। दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। एंड यहाँ पर असम में ये रीजन्स भी बता दिए जहाँ पर पेट्रोलियम को प्रोड्यूस किया जाता है, दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन, ठीक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स असम स्टेट में। ओके, तो ये नेम्स आपको याद होनी चाहिए, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो एंड यू हैव टू लोकेट देम ऑन मैप ऑल्सो, बिकॉज मैप से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे ही। ओके, तो लोकेशंस आपको सारी मैप पर भी पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो अब अगला जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है दैट इज नेचुरल गैस। हम कोल के बारे में बात कर चुके हैं, पेट्रोलियम हमने डिस्कस कर लिया। Now let's talk about natural gas. So natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to its surface. ठीक है, हम जानते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में ही फाउंड करी जाती है, जहां पर ऑयल ट्रैप्ड होता है। तो जो नेचुरल गैस होती है वो ऑयल से तो लाइट वेट होती है, काफी लाइट वेट होती है, तो इसीलिए वहीं पर ऑयल के ऊपर ही जो नेचुरल गैस होती है उसी के साथ ट्रैप्ड होती है, ठीक है। सो इट इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड जब क्रूड ऑयल आता है सरफेस पर तो उसी के साथ नेचुरल गैस भी रिलीज होती है। देन इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। तो नेचुरल गैस को डोमेस्टिक यूज में भी लाया जा सकता है एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एज रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल and fertilizer industries, as transport fuel and as cooking fuel, ठीक है। तो अब नेचुरल गैस के बहुत से यूजेस हैं। नेचुरल गैस को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसको हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, एंड केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है नेचुरल गैस को, ठीक है। एंड इसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल की तौर पर भी नेचुरल गैस को यूज किया जाता है, ठीक है। घरों में भी कुकिंग के लिए हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं। देन विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब देखो जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, एंड जो लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, CNG and cooking fuel, PNG at homes, ठीक है। तो इसलिए अब नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह भी यूज किया जा रहा है, नोन एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड इसको कुकिंग फ्यूल की तरह भी यूज किया जा रहा है PNG, विच इज पाइप्ड नेचुरल गैस एट होम्स, ठीक है। देन India's major gas reserves are found in the Mumbai High and allied fields along the west coast, which are supplemented by finds in the कैम्बे बेसिन, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल गैस है उनके रिजर्व्स कहाँ पर, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तो देखो दे आर फाउंड इन द मुंबई हाई, मुंबई हाई में,
and allied fields along the west coast, which are, जो west coast है which is supplemented by the finds in the Cambay basin, वहां पर इसके reserves हैं. Then along the east coast new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin, and नए reserves को भी और फाउंड किया गया है, डिस्कवर किया गया है ईस्ट कोस्ट में, कहाँ पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन में. तो वहां पर भी नेचुरल गैस के रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया है. ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व्स हैं, रीजन्स हैं जहां पर नेचुरल गैस पाई जाती है. नाउ then the first 1700 kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur HVG cross country gas pipeline constructed by GAIL India linked Mumbai High and Basin gas fields with various fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India. तो यहाँ पर ये गैस पाइपलाइन के बारे में बताया है, which is 1700 किलोमीटर लॉन्ग, एंड इस गैस पाइपलाइन का नाम क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं HVG. ठीक है, एंड ये कंट्री में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है गैल द्वारा. गैल की फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड. ठीक है, गैल द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड ये मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स को कनेक्ट करती है, लिंक करती है. ठीक है, देन विद वेरियस फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, साथ में फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी इसके साथ लिंक्ड है वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया में. ठीक है, तो ये पाइपलाइन के बारे में बताया है. इट इज 1700 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि मुंबई हाई एंड बेसिन फील्ड्स को लिंक करते हैं. ठीक है, तो ये गैस पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ओके, then this artery provided impetus to Indian gas market development, and ये artery, ये इस गैस पाइपलाइन को artery बोला गया है. ठीक है, because natural gas is a very very important energy source, तो ये पाइपलाइन उसी को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसलिए इसको artery बोला गया है. ठीक है, तो ये जो artery है इसने एक impetus का मतलब होता है पुश. ठीक है, थोड़ा सा पुश प्रोवाइड किया है, इनकरेज किया है किसको, इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट को. ठीक है, ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपैंडेड ओवर 10 टाइम्स फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, एंड इज एक्सपेक्टेड टू सून रीच ओवर 34,000 किलोमीटर एज गैस ग्रिड बाय लिंकिंग ऑल गैस सोर्सेज एंड कंज्यूमिंग मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो अभी जो हमारा ओवरऑल जो इंडिया का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 गुना और ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है. ठीक है, 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर तक पूरे कंट्री में जो गैस का जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड हो चुका है. ठीक है, देन एंड एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हम रीच करेंगे 34,000 किलोमीटर की गैस ग्रिड को, एंड सारे जो गैस सोर्सेज हैं उनको लिंक कर देंगे. ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द कंट्री, एंड साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. ओके, तो ये पूरा हमने नेचुरल गैस के बारे में बात किया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी सोर्स है, इट इज ऑल्सो अ energy source, and now let's discuss about it. Electricity has such a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना वाइड रेंज एप्लीकेशन है हमारी वर्ल्ड में कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को उसके पर कैपिटा कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का उससे मेजर किया जाता है. मतलब अगर वहाँ किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी जा रही है तो ये मान लिया जाता है कि वो डेवलप्ड है, डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना यूज है, इतना वाइड रेंज ऑफ उसका एप्लीकेशन है कि सीधा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को डेवलपमेंट से कंपेयर कर दिया जाता है. ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज. अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के मेन 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं. ठीक है, by running water which drives hydro turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power. तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वाटर के थ्रू, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. ऑलरेडी हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जब वाटर तेजी से फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, टर्बाइंस घूमती हैं, एंड उन टर्बाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो वाटर के थ्रू, रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. ठीक है, दूसरा तरीका है थर्मल पावर. इसमें क्या किया जाता है, जो फ्यूल्स हैं उन्हें बर्न किया जाता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बर्न करके जो टर्बाइंस हैं उन्हें ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको थर्मल पावर हम बोलते हैं. ठीक है, थर्मल पावर. ओके,
वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे भी जनरेट हो रही हो, चाहे वो वाटर के थ्रू या फिर और दूसरे फ्यूल्स के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सेम ही होती है, ठीक है। अगर जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज सेम। ओके, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सो देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, जब तेजी से पानी गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टर्बाइंस घूमती हैं, टर्बाइंस घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज ऑब्वियसली पानी को तो कभी भी हम फास्ट फ्लो करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये तो कभी खत्म होगा नहीं, so that's why it is a renewable resource, ठीक है। Then India has a number of multi-purpose projects like the Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel project, etc. producing hydroelectric power। तो काफी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करी जाती है, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का यूज करके, ठीक है। The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity। एंड ये जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, किसी ना किसी पॉइंट पर ये खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पर इन थर्मल पावर स्टेशंस में नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, विच आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, डिस्कस कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे मूव ऑन करते हैं। ये मैप है, यहाँ मैप में गिवन है कुछ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई आपको लोकेशन बता देंगे, आपको नाम बता देंगे थर्मल पावर प्लांट का या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एंड आपको उसको मैप पर लोकेट करना होगा, ठीक है। या फिर लोकेशन दे देंगे, आपको उसका नाम बताना होगा, ठीक है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ वो लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप्स का हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अभी तक तो हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी क्या है, ये सारी हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। तो देखो, हमारी एनर्जी की जो कंजप्शन है वो बढ़ती ही जा रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर एक एक्टिविटी में होती है, ठीक है। तो एनर्जी की कंजप्शन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हमारी डिपेंडेंस भी बढ़ रही है किन पर, फॉसिल फ्यूल्स पर, जैसे कि कोल है, ऑयल है, गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। सो इन सब चीजों पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी बढ़ रही है। देन rising prices of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy supply in the future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy। अब देखो क्या हो रहा है कि जो ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो उनकी पोटेंशियल शॉर्टेज है, मतलब ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनकी शॉर्टेज होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे अनसर्टेनिटीज रेज हो रही है, मतलब हम अनश्योर हो रहे हैं, हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आगे फ्यूचर में हमें इनसे एनर्जी की सप्लाई मिल पाएगी या नहीं, ठीक है। बिकॉज ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ठीक है, कभी भी ये खत्म हो सकते हैं। सो वी आर वेरी अनसर्टेन अबाउट द एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, ठीक है। एक तो इनकी शॉर्टेज हो रही है, साथ ही साथ प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड इससे क्या होगा, इससे जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उस पर भी काफी सीरियस रेपरकशंस होंगी, मतलब काफी बुरा इंपैक्ट होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे नेशनल इकोनॉमी को, ठीक है। सो नेशनल इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ओके, देन मोरओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एंड ये तो हम जानते ही हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का जब हम यूज करते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। कितना पोल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेड होती है, वाटर कंटामिनेट होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि होती हैं फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा इंक्रीजिंगली यूज करने से, ठीक है, हम सभी जानते हैं। देन
Hence there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material. These are called non-conventional energy sources. तो अब देखो जो conventional sources of energy है, जो fossil fuels हैं, उनको यूज करने से काफी प्रॉब्लम आ रही है. हम सभी जानते हैं environmental problems आ रही हैं, उनकी शॉर्टेज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसीलिए अब एक नीड है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी. ये सारी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. बिकॉज देखो ये रिन्यूएबल है, अगर आप इनको यूज करोगे तो ये खत्म तो होंगी नहीं, दे आर इनफाइनाइट. ठीक है, विंड से अगर आप एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ना ही उससे कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, एंड ना ही वो उसकी कभी शॉर्टेज होगी. दैट्स वाई अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट से जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं दैट इज सोलर एनर्जी, तो वो भी कभी खत्म नहीं होगी. इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल. तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. एंड हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करके काफी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, काफी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं. तो इसीलिए अब हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की जरूरत है. ठीक है, यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल्स भी गिवन है. इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास. इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो हम काफी फॉर्चुनेट हैं, हम ब्लेस्ड हैं इन सभी एनर्जी रिसोर्सेज से. ठीक है, वी हैव अबंडेंस ऑफ देम, मतलब काफी ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हमारी कंट्री में प्रेजेंट हैं. वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट. ठीक है, एंड हमारे पास लार्जेस्ट प्रोग्राम्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं हमारे पास इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए. ठीक है, so we have to work upon them. Now let's talk about the non-conventional sources of energy. अब ये जो non-conventional sources of energy के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है. अब वन बाय वन हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? जो एटम्स के स्ट्रक्चर है ना उनको ऑल्टर करके, मतलब उनको चेंज करके. ठीक है, व्हेन सच एन ऑल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस चेंज से क्या होता है? काफी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में. ठीक है, एंड देन फिर उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan are used for generating atomic और nuclear power. तो ये दो एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम एंड थोरियम, एंड ये कहाँ पर पाए जाते हैं? झारखंड में एंड राजस्थान की अरावली रेंजेस में. तो इनका यूज किया जाता है एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए. ठीक है, इन दो एलिमेंट्स का यूज किया जाता है. ओके, the monazite sands of Kerala is also rich in thorium and केरला में जो monazite sands है ना वो थोरियम में काफी रिच है. ठीक है, तो इन दो एलिमेंट्स का यूज किया जाता है न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक पावर को जनरेट करने के लिए. ठीक है, एंड न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, तब एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में. अब अगला टाइप की नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज सोलर एनर्जी. ठीक है, मतलब सनलाइट से जो हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज सिंपली सोलर एनर्जी. ठीक है, सो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. हमारा जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब हम ट्रॉपिक रीजन में आते हैं, इक्वेटर के हम क्लोज हैं, तो काफी सनलाइट आती है हमारी कंट्री में एंड हम काफी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, so we are a tropical country and it has enormous possibilities of tapping solar energy. and हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं सोलर एनर्जी को टैप करने की. फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है? वो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है. तो इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, देन solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Some big power plants are being established in different parts of India which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. देखो जो सोलर एनर्जी है ना वो पॉपुलर होती जा रही है रूरल एरियाज में एंड और दूसरे अर्बन एरियाज में भी. ठीक है, जो सोलर एनर्जी है वो पॉपुलर होती जा रही है एंड काफी बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप किया जा रहा है हमारे कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में.
ओके। एंड इससे क्या होगा, अगर हम सोलर पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करेंगे तो इससे जो रूरल हाउस होल्ड्स की जो डिपेंडेंस है ना फायरवुड पे एंड डंग केक्स पर, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। फायरवुड का वो यूज़ करते हैं, लकड़ी काट के उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड काउ डंग केक्स का यूज़ करते हैं। तो जब ये सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, रूरल एरियाज में सभी लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिपेंडेंस कम हो जाएगी, डिपेंडेंस मिनिमाइज हो जाएगी फायरवुड एंड डंग केक्स पर। एंड इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब इनको यूज किया जाता है, फायरवुड एंड डंग केक्स को यूज किया जाता है, तो दे आर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगी जब इनका यूज मिनिमाइज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर में एडुक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर होगी, बिकॉज अब डंग केक्स को फिर एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा मैन्योर की तरह। ठीक है, तो फिर एडुक्वेट सप्लाई भी हो जाएगी मैन्योर की एग्रीकल्चर में। ठीक है, सो इसीलिए सोलर एनर्जी का ये फायदा होगा। ओके, देन अब अगली टाइप की नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड पावर। ठीक है, तो जब विंड से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं, दैट इज विंड पावर या विंड एनर्जी। ठीक है, देन इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। हमारे कंट्री में काफ़ी पोटेंशियल है विंड पावर का। ठीक है, विंड पावर से हम काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। ठीक है, एंड जो लार्जेस्ट विंड फार्म के क्लस्टर है ना, क्लस्टर वो कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। देन अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। एंड इन स्टेट में भी विंड फार्म्स हैं वो हैं। ठीक है, देन नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। एंड जो नागरकोइल एंड जैसलमेर हैं, ये दोनों जाने जाते हैं विंड एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए कंट्री में। ठीक है, विंड एनर्जी के हमने डिस्कस कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let's discuss about the next type of non-conventional source of energy. It is biogas. So shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. तो जो shrubs होते हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो फार्म का वेस्ट होता है या फिर एनिमल एंड ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, उनसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। एंड इस बायोगैस का यूज किया जाता है डोमेस्टिक कंजप्शन में इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में घरों में यूज किया जाता है बायोगैस का, जो कि प्रोड्यूस होती है फार्म वेस्ट, प्लांट, एनिमल के वेस्ट से। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। देखो, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है ना, अब देखो ह्यूमन प्लांट का जो वेस्ट है या जो फार्म का वेस्ट है, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर ही है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इससे गैस निकलती है जिसको बायोगैस बोला जाता है। एंड ये जो बायोगैस होती है ना, इसकी थर्मल एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंटली बर्न करती है। ठीक है, तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल के कंपैरिजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में जो बायोगैस की थर्मल एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी यूजफुल। Then biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels. ठीक है, जो बायोगैस प्लांट्स हैं उनको सेटअप किया जाता है म्यूनिसिपल लेवल पर या कोऑपरेटिव या फिर इंडिविजुअल लेवल्स पर भी इन प्लांट्स को सेटअप किया जाता है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। एंड वो प्लांट्स जो कि कैटल डंग को यूज करते हैं, कैटल के वेस्ट को यूज करते हैं, उन्हें बोला जाता है गोबर गैस प्लांट्स रूरल इंडिया में। ठीक है, These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. ठीक है, तो अब देखो इनसे क्या होता है, बायोगैस से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना उनको दो बेनिफिट्स होते हैं, ट्विन बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उनकी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो उन्हें मिल ही रही है, बायोगैस की फॉर्म में उन्हें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। एंड साथ ही साथ जो मैन्योर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जब काउ डंग केक्स को हम एनर्जी के लिए यूज नहीं करते, तो फिर काउ डंग केक्स को हम क्या करते हैं, उसको मैन्योर की तरह यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, एंड इससे काउ डंग केक से क्या होता है, जो मैन्योर है उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। तो फार्मर्स को तो दो फायदे हो गए, साथ ही साथ बायोगैस से तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई एंड उनकी मैन्योर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई काउ डंग केक से। ठीक है, सो फार्मर्स को दो फायदे होते हैं इसके। देन
बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। तो बायोगैस जो है वो कैटल डंग का सबसे एफिशिएंट यूज है, ठीक है, सबसे अच्छे तरीके से अगर कैटल डंग को यूज किया जाता है, सो दैट इज बाय बायोगैस। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक्स। तो इससे क्या होता है, बायोगैस जब प्रोड्यूस हो रही है तो फिर काउ डंग केक्स को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, तो इससे मैन्योर की क्वालिटी तो इंप्रूव हो ही रही है, साथ ही साथ जो लॉस ऑफ ट्रीज है वो भी प्रिवेंट हो रहा है। बिकॉज अब देखो हम जानते हैं कि रूरल एरियाज में फायरवुड का यूज किया जाता है, पेड़ों को काट के उनकी लकड़ी का यूज किया जाता है। तो जब बायोगैस से ही सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो फायरवुड का यूज नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, ट्रीज को नहीं काटेंगे। ओके, सो लॉस ऑफ ट्रीज भी प्रिवेंट होगा इससे, बिकॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक्स। बिकॉज हम जानते हैं कि फ्यूल वुड को बर्न करके उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, सो बायोगैस की वजह से ये सारी चीजें प्रिवेंट होंगी। ठीक है, तो ये इसके फायदे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ओके, अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज टाइडल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि ओशन में बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, तो उन टाइड से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टाइडल एनर्जी। ठीक है, सो ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ओशन में जो टाइड्स आती हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। ठीक है, floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. देखो होता क्या है, फ्लड गेट्स बना दिए जाते हैं, फ्लड गेट्स डैम बना दिए जाते हैं, एंड जब हाई टाइड आती है ना, ओशन में जब बड़ी टाइड आती है तो फिर जो पानी है वो गेट में वो इनलेट में आ जाता है एंड देन गेट को क्लोज कर दिया जाता है। इनलेट के अंदर वो हाई टाइड के टाइम पर जो पानी है वो इनलेट के अंदर आ जाता है एंड देन फ्लड गेट के जो गेट्स होते हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी विया अ पाइप दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। ठीक है, अब देखो जो टाइड फ्लड गेट के इधर तो इनलेट है, इनलेट में क्या हुआ, जो वो हाई टाइड का पानी था वो आ गया, फिर गेट को क्लोज कर दिया हमने। अब गेट के बाहर, फ्लड गेट के बाहर जब टाइड लो हो जाती है, टाइड फॉल कर जाती है, फिर क्या होता है, फिर उस फ्लड गेट के अंदर का जो पानी है ना उसको दोबारा रिटेन किया जाता है सी में एक पाइप के थ्रू। ठीक है, एक पाइप के थ्रू उस वाटर को रिटेन किया जाता है सी में, एंड उस पाइप में क्या होती है, एक पावर जनरेटिंग टर्बाइन होती है, एंड देन जब वो जो हाई टाइड का जो पानी इनलेट के अंदर होता है जब वो दोबारा सी में जाता है पाइप के थ्रू तो हाई प्रेशर से जाता है, इससे क्या होता है, जो टर्बाइन है वो रोटेट होती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, सो दैट इज टाइडल एनर्जी। ठीक है, in India, the Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch in Gujarat, on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. तो ये जो regions है ना इंडिया में, Gulf of Khambat, Gulf of Kutch गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट पर, एंड जो गंगेटिक डेल्टा है सुंदरबन रीजन्स में, वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर आइडियल कंडीशंस है, मतलब बिल्कुल सही कंडीशंस हैं टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, नाउ टाइडल एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं हमारी अर्थ के इंटीरियर में काफी हीट एंड प्रेशर होता है, तो उस हीट का यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, So geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. अब geothermal energy ये exist करती है, ये होती है, क्यों? Because हम जानते हैं कि जैसे ही हम अर्थ में अंदर जाते जाते हैं, डेप्थ में हम जाते जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हॉटर होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी होती है। ओके, where the geothermal gradient is high temperatures are found at shallow depths. geothermal gradient क्या होता है, मतलब कितना वहां पर कितना टेम्परेचर है अर्थ की एक पर्टिकुलर डेप्थ पर। ठीक है, तो जहां पर जियोथर्मल ग्रेडियंट ज्यादा होता है तो वहां पर हाई टेम्परेचर्स मिल जाते हैं शैलो डेप्थ्स, मतलब हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, शैलो डेप्थ्स पर ही हाई टेम्परेचर
फाउंड करे जाते हैं, ठीक है। देन ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, एंड इन रीजन्स में जो ग्राउंड वाटर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है रॉक्स में से, ठीक है, एंड फिर वो जो ग्राउंड वाटर है वो खुद गर्म हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सर्फेस इट टर्न्स इनटू स्टीम, एंड वो ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि जब वो सरफेस पर आता है ना, अर्थ की सरफेस पे आता है, वो फिर स्टीम की तरह बाहर निकलता है, मतलब वाटर में नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, स्टीम से फिर वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलता है अर्थ की सरफेस से, इतना ज्यादा वो गर्म होता है, ठीक है। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड फिर वो जो स्टीम निकलती है अर्थ की सरफेस से बाहर, फिर उस स्टीम से क्या किया जाता है, टर्बाइंस को घुमाया जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, ठीक है। So this is known as geothermal energy. Okay, there are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. हमारे कंट्री में, इंडिया में several hundred hot springs हैं जिनका यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, किया जा सकता है। ओके, 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy, and 2 experimental projects को सेटअप भी कर दिया इंडिया में geothermal energy को हार्नेस करने के लिए, यूज करने के लिए, ठीक है। One is located in the Parvati Valley near Manikarn in हिमाचल प्रदेश and other is located in the Puga Valley, लद्दाख, ठीक है। तो एक लोकेटेड है पार्वती वैली में, कहाँ पर, नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, एंड एक लोकेटेड है पुगा वैली में इन लद्दाख, ठीक है। तो ये 2 रीजन्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए जहां पर इन्हें सेटअप किया गया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सारे टाइप की नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो ऑफ एनर्जी थे उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया, उनको वो कौन से रीजन्स में पाई जाती हैं, कहाँ उन्हें यूटिलाइज किया जा रहा है, सब हमने अच्छे से डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब हमें एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए, वैसे ही जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन्हें भी कंजर्व करना होगा। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती ही है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल, डोमेस्टिक नीड्स हो, सभी में एनर्जी का इनपुट होता ही है, ठीक है। Then the economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. अब देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उनमें रिक्वायर्ड था कि हम इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करें, इसीलिए ऑपरेट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करना होगा। सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड दैट। इसीलिए एज अ रिजल्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। इसीलिए जो एनर्जी की कंजप्शन है हर एक फॉर्म में, ऑल द फॉर्म्स में जो एनर्जी की कंजप्शन है वो स्टेडीली बढ़ती ही जा रही है पूरे कंट्री में, ठीक है। Then in this background there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. अब इसीलिए एक urgent need है, एक urgent ज़रूरत है कि हमें एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करना होगा। सस्टेनेबल मतलब हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखना होगा एंड अभी का भी हमें अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना होगा, एंड हमें यूजफुली, बिल्कुल हमें समझदारी से अपने रिसोर्सेज को यूज करना होगा सो दैट वी कैन सस्टेनेबली यूज द रिसोर्सेज एंड नॉट एक्सप्लॉइट देम। अगर हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसे ही केयरलेसली यूज करेंगे तो आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करना होगा एनर्जी को यूज करने के लिए, ठीक है। Then promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. देखो, हमें एनर्जी कंजर्वेशन को तो प्रमोट करना ही होगा, एनर्जी को तो हमें कंजर्व करना ही है, साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को इंक्रीज करना। जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, इन सभी के यूज को हमें इंक्रीज करना होगा, नॉट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज वो तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, बिकॉज उनसे कोई एनवायरमेंट पर भी उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता एंड वो कभी खत्म भी नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व द एनर्जी आल्सो, एंड एज वेल एज वी हैव टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारा जो कंट्री है इंडिया,
पूरे वर्ल्ड में लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज में आता है। मतलब हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं, जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट एफिशिएंटली यूजिंग द एनर्जी, ठीक है। सो इसीलिए हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, we have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources। तो हमें एक cautious approach adopt करना होगा, मतलब हमें बिल्कुल ध्यान से समझदारी के साथ हमें केयरफुली अपने resources को यूज करना होगा। एंड ये जो हमारे पास limited energy resources हैं, they are very limited, they are finite, तो उनको यूज करने के लिए हमें एक cautious approach यहाँ पर required होगा। ओके, then for example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport systems instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy। देखो हम खुद ट्राई कर सकते हैं, बिट बाय बिट हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। कैसे? देखो, आप इंडिविजुअल व्हीकल्स की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। देन यू कैन स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। जब यूज में नहीं है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन्हें आप स्विच ऑफ कर सकते हो, जैसे फैन को स्विच ऑफ कर दो, लाइट स्विच ऑफ कर दो व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। देन आप पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हो। सो इन तरीके से हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन कंजर्विंग एनर्जी। ओके, देन आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एंड लास्ट में इस सेंटेंस से एंड कर दिया कि जो एनर्जी हम सेव कर रहे हैं एक तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ही है। एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन अगर हमने एनर्जी को सेव भी कर लिया तो वो भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस ही हो रही है। सो दैट इज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज का ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से समझा। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।